अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। क्रिकेट वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ डू एंड डाई मैच में पाकिस्तान ने कुछ अच्छी परफॉर्मेंस और कुछ बारिश की मेहरबानी के साथ न्यूजीलैंड को शिकस्त देकर टूर्नामेंट में रहने की उम्मीद का चिराग बुझने नहीं दिया है। बारिश की बार बार मुदाखलत के बाद डीएल मेथड के तहत ग्रीन शर्ट्स 21 रन से फातेह करार पाए। 402 रन के ताकुब में पाकिस्तानी इनिंग्स को बारिश ने कुछ मुतासर तो किया, लेकिन बारिश से पहले ही पाकिस्तानी बैटर्स फ़खर जमान और कप्तान बाबर आजम ने न्यूजीलैंड के बॉलर्स पर रन्स की बारिश कर दी थी। दोनों की दूसरी विकेट की पार्टनरशिप में 194 रन्स बने, लेकिन इस खेल के असल हीरो और मैन ऑफ द मैच फ़खर जमान रहे, जिन्होंने 11 छक्कों और 8 चौकों की मदद से तेज तरीन सेंचुरी स्कोर की। यूं फ़खर इब्तदाई 20 ओवर्स में सेंचुरी बनाने वाले दुनिया के तीसरे खिलाड़ी के साथ पाकिस्तान की तरफ से वर्ल्ड कप में तेज तरीन सेंचुरी स्कोरर भी बन गए। सिर्फ यही नहीं, आज की धुआंधार इनिंग्स में 11 छक्के लगाकर फ़खर जमान पाकिस्तान की तरफ से एक इनिंग में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बैटर भी बन गए हैं। इस चौथी कामयाबी के साथ पाकिस्तान की वर्ल्ड कप सेमीफाइनल तक रसाई का टिमटिमाता हुआ चिराग फिर से रोशन हो चुका है। आज की जीत के बाद पाकिस्तान पॉइंट्स टेबल पर 8 पॉइंट्स के साथ 5वें नंबर पर आ गया है और इसका रन रेट भी मजबूत हो गया है। ग्रीन शर्ट्स का आखिरी लीग मैच इंग्लैंड से 11 नवंबर को होगा, जो सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए अच्छे मार्जिन से जीतना लाजमी होगा। लेकिन सिर्फ यही काफ़ी नहीं है, अभी भी सूरत हाल जो है वो अगर मगर वाली ही है। पॉइंट्स टेबल पर न्यूजीलैंड 8 मैच खेलकर 8 ही पॉइंट्स के साथ रन रेट के फ़र्क से पाकिस्तान से ऊपर यानी चौथे नंबर पर है, जबकि अफगानिस्तान 7 मैचेस खेलकर 8 पॉइंट्स के साथ छठे नंबर पर है। इसके 2 मैचेस अभी बाकी हैं। अब पाकिस्तान को तो 11 नवंबर को इंग्लैंड से अपना आखिरी लीग मैच जीतना है, लेकिन सेमीफाइनल में सीट पक्की उसी सूरत में होगी कि जब 9 तारीख को श्रीलंका न्यूजीलैंड को अगले मैच में हरा दे, जो कीवीज का आखिरी मैच होगा, और अफगानिस्तान भी अपना अगला मैच ऑस्ट्रेलिया से हार जाए। अगर 9 नवंबर को न्यूजीलैंड श्रीलंका को हरा देता है तो पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच उसके बाद 11 नवंबर को होगा, जो पाकिस्तान को हिसाब किताब के साथ काफ़ी अच्छे मार्जिन से जीतना होगा। तो सियासत की तरफ अब बढ़ते हैं, क्योंकि ये वाले मैदान से तो हमें अच्छी खबरें मिल गई हैं, लेकिन सियासी खेल में क्या चल रहा है, इसके लिए प्रोग्राम में मुझे सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। इरफान साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइए सर, नवाज शरीफ साहब की वापसी के बाद मैं देख रही हूँ बड़ी खुश है मुस्लिम लीग नून, और होना भी चाहिए, ऑब्वियसली इतने सालों बाद मियाँ साहब वापस आए। लेकिन सर, आपके साबिका इत्तेहादी हों या हरीफ हों, इस वक्त सभी आपसे नाराज हैं और मियाँ साहब को बाकायदा लाडले प्लस का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, उन पर ताने दिए जा रहे हैं आप लोगों को। जी किरण, ऐसा है कि जब इंतखाबात का अखाड़ा सजता है और सारे खिलाड़ी मैदान में उतरते हैं तो जाहिर है वो एक दूसरे के हरीफ होते हैं, चाहे वो कल हलीफ रह चुके हों या एक हुकूमत का हिस्सा रहे हों या उनके दरमियान गहरी दोस्तियाँ हों और रिश्ते और ताल्लुकात हों। लेकिन जब इंतखाबात होते हैं तो एक दूसरे के हरीफ होते हैं। तो ये जो हरीफों की कशमकश है वो मेरा ख्याल है इंतखाबात का हिस्सा है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि वो हमें समझते हैं जी कि हमारे बारे में कि जी कोई हमें कोई रेड कारपेट रिसेप्शंस मिल रहे हैं या हमारे लिए कोई रास्ता बनाया जा रहा है, तो मेरा ख्याल ये है कि अगर ये बात तल्ख ना हो कि दरअसल वो आने वाले इंतखाबात के हवाले से किसी खौफ में या वसवसे में मुब्तला हैं, ख़ुद अपनी कारकर्दगी के हवाले से। 2 जमातें अगर हम कह लें अदर देन PMLN मैदान में होंगी, पीपल्स पार्टी होगी और PTI के वो अनासर जो ये समझते हैं कि सियासत जो है वो सियासत की तरह और जमहूरियत की तरह होनी चाहिए, 9th मे की तरह नहीं होनी चाहिए, वो होंगे। तो फिर देखना ये होगा कि 4 साल के अंदर PTI ने क्या किया, 4 साल के अंदर नवाज शरीफ ने क्या किया, जो उसको मिले मुवाजना होना चाहिए। PTI पीपल्स पार्टी को 15 साल मिले हैं मरकज के अंदर, हमें 9 साल मिले 16 महीने नहीं होंगे सर, उसका मुवाजना होना चाहिए। 16 महीने हैं, बिल्कुल है, 16 महीने का भी होना चाहिए, होंगे बिल्कुल होंगे, लेकिन वो 9-15 में तकसीम करें ना, वो एक के खाते में ना डाले ना, उनके भी डाले ना जो वजीर खारजा भी रह चुके हैं और बड़े लजीज ओहदे उन्होंने लिए हुए थे, वो माइनस तो नहीं हो जाएंगे इसमें से। जमीयत उलमा इस्लाम ने लिए, कौन सी पार्टी है जो उसमें शराकतदार और हिस्सादार नहीं थी। इस बहस को छोड़ दें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंतखाबात के हवाले से अवाम शऊर रखते हैं, वो ये देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अगर कोई
पुल नज़र आ रहा है, कोई फ्लाईओवर नज़र आ रहा है, कोई बिजली का कारखाना नज़र आ रहा है, कोई मोटरवेज नज़र आ रही हैं, तो वो किसके खाते में डालें? पीपल्स पार्टी के खाते में डालें, पीटीआई के खाते में डालें, पीएमएलएन के खाते में डालें? तो ये चीज़ें अवाम देख रहे होते हैं। जी ठीक। इरफान साहब, एक और जो बड़ी बात है ना सर, वो ये है कि एक चीज जो इलेक्शन कमीशन को भी नहीं मालूम था, वो कह रहे थे कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में होंगे, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक वाहिद जमात थी जिसको ये मालूम था कि इलेक्शन फरवरी में होंगे। राना सनाउल्लाह साहब ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, वो कह रहे थे कि अक्टूबर में नवाज शरीफ साहब का आना इसलिए बेहतर है क्योंकि फरवरी में इलेक्शन है। फिर राजा रियाज साहब ने भी फरवरी में इलेक्शन के हवाले से बात की। निगरान वजीर आजम को नहीं पता, इलेक्शन कमीशन को नहीं पता, लेकिन मुस्लिम लीग नून को मालूम था कि इलेक्शन फरवरी में होने। आपको भी मालूम था? मुस्लिम लीग नून को इसलिए मालूम था कि जनवरी में इंतखाबात होना बहुत मुश्किल है, और इसका बड़ा वाज़े खुला ऐलान मुस्लिम लीग नून ने नहीं किया था, मौलाना फजलुर रहमान ने किया था। उन्होंने कहा था कि जी आधा पाकिस्तान, ख़ासतौर पे बलूचिस्तान के बहुत से हिस्से और खैबर पख्तूनख्वा के बहुत से पहाड़ी इलाके बर्फ़ से ढके होते हैं और इलेक्शन नामुमकिन है, इसलिए ये लामहला फरवरी में जाएंगे। ये मौलाना की स्टेटमेंट है, रिकॉर्ड पे है, और हम उसी हवाले से कहते थे। हम ये नहीं है कि कोई अंदर की खबर हमें मिली हुई थी, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि किसी को खबर मिल भी जाए। जो बात राना सनाउल्लाह साहब ने की थी, ये तो अगस्त सितंबर की बात है सर, जब इलेक्शन कमीशन ने भी नहीं बताया था कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन करवा देंगे। चले, मेरा ख्याल है आपका वक्त बहुत कीमती होता है, इसलिए अगर इस बहस को यूं समेट लें कि अगर राना सनाउल्लाह साहब को पता भी था और इलेक्शन कमीशन ने उसे सरगोशी में बता दिया था कि फरवरी में इलेक्शन होंगे, बाकियों को नहीं बताया था, तो इससे कितना एजमे मिल गया है या कितना फ़ायदा हासिल हो गया है अगर आपकी बात को मान लिया जाए। इसलिए आगे बढ़ते हैं। जी ठीक। अच्छा सर, ये पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का शिकवा है, और ये शिकवा उन्हें निगरान हुकूमत से नहीं है, उन्हें किसी बड़े से नहीं है, बल्कि उन्हें आपसे है, नवाज शरीफ साहब से है। वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहे। लेवल प्लेइंग फील्ड नवाज शरीफ ने क्या देनी है उनको? ये वो बताएं कि जी ये चीज़ है जो नवाज शरीफ हमें दे सकते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से। मैं कल मियाँ साहब से कहता हूँ उनको हम तश्तरी में रख के दे देंगे, लेकिन ये वेग बातें हैं। देखिए 2013 का इलेक्शन किरण हम जीते हैं, डंके की चोट पे हमने हुकूमत बनाई है, 2/3 के करीब मेजॉरिटी ली है। कौन सी लेवल प्लेइंग फील्ड थी? मैं बार बार याद दिलाता हूँ, आसिफ जरदारी साहब सदर ममलकत थे, पीपल्स पार्टी इलेक्शन लड़ रही थी। आसिफ जरदारी साहब ने मीर अजार खान खोसो को वजीर आजम बना दिया था और पीपल्स पार्टी इलेक्शन लड़ रही थी। आसिफ जरदारी साहब ने चारों सूबों में अपने वज़राए आला लगा दिए थे और वो इलेक्शन लड़ रही थी। आसिफ जरदारी साहब के एक्सटेंशन याफ्ता आर्मी चीफ जो थे अशफाक परवेज कियानी, वो आर्मी चीफ थे और पीपल्स पार्टी इलेक्शन लड़ रही थी। हमारा कौन था उस वक्त? आप बताएं कि जी वो लेवल प्लेइंग फील्ड थी एक लिहाज से? अगर यही आज होता इसी तरह का मंजरनामा, फिर तो ठीक है, पीपल्स पार्टी कह रही, लेकिन हमने तो 2000 वो पीपल्स पार्टी के थे। नजम सेठी साहब, आप अपना रिकॉर्ड जरा साफ कर लें। नजम सेठी साहब की रिकमेंडेशन आई थी आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से, हमने उस पर गौर किया था, हमने कहा था कि चलें आसिफ जरदारी साहब ने इन्हें रिकमेंड कर दिया है तो हम इसको अप्रूव कर देते। वो हमारे रिकमेंडी नहीं थे, चारों सूबों में कोई हमारा रिकमेंडी नहीं था, ये रिकॉर्ड है। लिहाजा उस वक्त भी हमने नहीं कहा था जी कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, हमने तो आसिफ जरदारी साहब की कमांड में इलेक्शन लड़ा। आज वो या तो नवाज शरीफ सदर ममलकत बना बैठा हो, फिर तो वो कहें कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। हमने उस वक्त भी नहीं कहा और जीत के दिखाया। ये अलग बात है कि 4 साल बाद हमें फिर निकाल दिया गया, लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड किरण ये है। नहीं 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 नहीं, ये बात यहाँ जरा कंप्लीट कर लें। 4 इलेक्शन हुए हैं, 4 इलेक्शन हुए हैं इस सदी के अंदर, 2002, 2008, 2013, 2018। 3 में आपने नवाज शरीफ को हिस्सा ही नहीं लेने दिया गया। चौथे में जब वो लड़ा है तो आसिफ जरदारी साहब सदर थे, वो जीता है। हमें तो कभी लेवल प्लेइंग फील्ड की शिकायत नहीं की। 2008 के जो इलेक्शन हुए, सब लोगों ने एनआरओ की भी बात की, ये भी बात की कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने कोई मुआहदा किया है, वो रहेंगे, मुशर्रफ साहब सिविल कपड़ों में सदर रहेंगे, उन्हें वजीर आजम बनाया जाएगा। हमने तब भी नहीं कहा जी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, और यही हुआ, पीपल्स पार्टी जीती और मुशर्रफ साहब सदर रहे कुछ अरसा। तो ये बातें छोड़ दें, आगे चलें, अपना नामा अमाल बताएं लोगों को।
दुरुस्त कह रहे हैं सर। आप ये जरदारी साहब की बात कर रहे हैं तो मियां साहब ऑब्वियसली वापस आए हैं, वो चौथी बार वजीर आज़म। आप देख रही है मुस्लिम लीग नून, लेकिन यही जरदारी साहब हैं जो कह रहे हैं कि हुकूमत नहीं बनने देंगे। और सर आप लोगों से ज्यादा बेहतर आई डोंट थिंक सो कि आसिफ अली जरदारी साहब की सियासत को कोई जानता है सर। जी जरदारी साहब वजीर आज़म नहीं बनने देंगे वो मियां साहब को। अच्छे दोस्तों जी, अगर फैसले हम तो समझते हैं ना मियां साहब के बस में है ना हमारे बस में है। ज़मीन पर फैसला अवाम ने करना है, आसमान पे फैसला अल्लाह ताला ने करना है। और अगर अवाम ने जरदारी साहब से पूछ के वोट देने हैं तो जाहिर है कि हमारा कोई चांस नहीं है। और अगर अल्लाह ताला ने भी नौजुबिल्ला जरदारी साहब की अप्रूवल से कोई फैसला देना है तो फिर भी हमारे बस में कुछ नहीं है। हमने तो फैसला लोगों पे छोड़ा हुआ है, अगर वो हमें वोट देंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। ना हम जरदारी साहब का रास्ता रोकना चाहते हैं ना किसी और का रास्ता रोकना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है। इरफान साहब, जीरक से सर आप इलेक्शन की साइंस को बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं। सेनेटर इसहाक डार साहब को इलेक्शन सेल का चेयरमैन बना दिया गया है। आपको लगता है सर ये दुरुस्त फैसला है? क्योंकि 97 और 23 दोनों की सियासत में बहुत बड़ा फर्क है और डार साहब ने कभी हल्के की सियासत की नहीं है सर। जो इलेक्शन सेल होता है अंदरूनी पार्टी की एक्सरसाइज होती है, इंतजामी मामलात होते हैं। और इस इंतजामी मामलात का बड़ा हिस्सा जो होता है वो फाइनेंसिस से ताल्लुक़ रखता है। हमने इश्तिहारों के लिए कितनी रकम रखनी है, अखबारों के लिए कितनी रखनी है, हलकों पे कितना खर्च करना है, किस चीज़ पे कितना। तो ये एक इंतज़ामी नौयत की चीज़ है कि ये कोई पॉलिटिकल हलके की कॉन्स्टिट्यूंसी की एक्सरसाइज नहीं है जो डार साहब ने हमेशा पिछले इलेक्शंस में भी की और उससे पिछले इलेक्शन में भी की। ये कोई इलेक्शन के डायनामिक्स के बदल जाने से वो जो अंदरूनी तंजीमी ढांचा होता है उसका बदलना जरूरी नहीं होता है, वो तो वही रहता है। ठीक, क्योंकि सर मैं इसलिए सवाल कर रही थी, दो डार साहब ने हल्के की सियासत की नहीं है। सर आपको भी मंशूर कमेटी के सरबराह की जिम्मेदारी दी गई है। आप कहते हैं मंशूर में एहतिसाब का जिक्र नहीं होगा, कब तक सामने आ जाएगा सर? मैंने ये नहीं कहा है कि एहतसाब का जिक्र नहीं होगा, अभी तो मामला तय नहीं हुए, अभी उसका इब्तदाई खाका बनना है। खाका बनने के बाद फिर कमेटी जो अपना काम मुकम्मल कर लेगी वो पार्टी के सदर के पास जाना है, पार्टी के कायद के पास जाना है, मुशावरत होनी है, अप्रूवल होनी है। मैंने ये कहा था, शायद वो स्टेटमेंट आपकी नज़र से गुजरी हो, कि एहतसाब के लिए किसी फ़र्द को, मुझसे पूछा गया था जी कि किन अफराद का एहतसाब आप करेंगे मंशूर के। और मैंने कहा कि मंशूर के अंदर किसी शख्सियत के एहतसाब की कोई बात नहीं होगी। बाकी ये है कि एहतसाब के बारे में हमारी राय क्या बनती है, नैब के बारे में हम क्या राय रखते हैं या क्या तसव्वुर पेश करते हैं, या करप्शन के इंसदाद के लिए हम क्या लाए अमल लेके आते हैं, ये तो बात की बातें हैं। सही। इरफान साहब जरा ये फरमाइएगा सर, नून लीग के वो नवाज शरीफ साहब हैं, पार्टी के सदर हैं, शहबाज शरीफ साहब चीफ ऑर्गेनाइजर हैं, मरियम नवाज साहिबा यूथ विंग के सदर हैं, कैप्टन सफदर पंजाब के वजीर आला बनते हैं तो हमजा शहबाज, और अब इलेक्शन सेल के सरबराह जो हैं वो इसहाक डार साहब। ये तमाम अहम ओहदे जो हैं ये मुस्लिम लीग नून के जो अहम फैमिली है वो फैमिली के अंदर ही अंदर तमाम ओहदे क्यों घूम रहे हैं सर? हम भी ले लेती हैं जो फैमिली से बाहर है, वो आपको चूंकि सूट नहीं किया इसलिए आपने नहीं लिया। तो बात यह है कि जो लामहला अप्रूवल आती है ना वो आती है अवाम से। इलेक्शन सेल को उन्होंने वोट नहीं देना, लोगों ने मंशूर कमेटी को वोट नहीं देना, लोगों ने वोट देना है नवाज शरीफ के नाम पे और मुस्लिम लीग नून के नाम पे और उसकी कारकर्दगी के नाम पे। उसके साथ कौन कौन मुंसलिक है, किस किस हैसियत से मुंसलिक है, पार्टी की कमांड कौन कर रहा है, ये बातें जुज़वी हैं और इजाफी हैं। हर जमात के अंदर, जहाँ तक पाकिस्तान की और पास पड़ोस की सियासत है, वो अफराद के गिर्द ही घूमती है, चाहे उससे अच्छा है चाहे बुरा है। पीटीआई क्या है? एक फ़र्द का नाम है। जो मौलाना की जमात है जमीयत उलमा इस्लाम, वो मौलाना के दम कदम से है। पीपल्स पार्टी शख्सियात, एक दो शख्सियात का नाम है, कभी भुट्टो का नाम था, कभी बेनज़ीर का नाम था, अब उनके शौहर हैं या उनके साहबजादे हैं। हमारी जमात मियाँ साहब के नाम से मारूफ है, उनकी फैमिली के अफराद अगर उनके साथ चल रहे हैं, तो ये कोई अचंभे की बात नहीं है कि सिर्फ नून पे फोकस किया जाए।
सही। अच्छा सर, मुल्क में 8 फरवरी का ऐलान हो गया है। ये तारीख सदर से मुशावरत के बाद सामने आई है। इनफैक्ट आपने भी कल सदर से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया था, लेकिन आप ही की पार्टी के आज़म नज़ीर तारड़, जो कि आज से कुछ महीने पहले तक वज़ीर कानून थे, वो कहते हैं कि ये इख्तियार सदर का नहीं है बल्कि इलेक्शन कमीशन का है। देखिए, अब तो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उस फैसले के बाद भी जो इलेक्शन का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, सर्कुलर जारी हुआ है, एलामिया जारी हुआ है, वो ऐवान सदर का नहीं है। वो अब भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम से ही जारी हुआ है और उसी ने 8, अगरचे वो मसालियत के साथ हुआ, लेकिन 8 फरवरी की जो तारीख आई है वो ऐवान सदर से नहीं आई है, वो इलेक्शन कमीशन से आई है। मैं आज भी समझता हूं कि ये फैसला या ये ऐलान उस कानून के मुताबिक हुआ है जो पार्लियामेंट ने चेंज कर लिया था, और इस एक्सरसाइज से ये साबित होता है कि ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन का ही था। जहाँ तक सदर ममलिकत का ताल्लुक है, उनके बारे में तो बड़े सख्त रिमार्क्स दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। यहाँ तक कह दिया है कि जब अदम एतमाद की तहरीक आई और एक हारते हुए वज़ीर आज़म ने कह दिया जी कि असम्बली तोड़ो, सदर साहब ने असम्बली तोड़ दी, तो कोर्ट ये कह रही है कि आपने गैर आइनी इक़दाम किया, और ऐसा गैर आइनी इक़दाम किया जो गद्दारी के आर्टिकल 6 के ज़ुमरे में आती है। तो इसलिए मैंने कल कहा था कि अब पार्लियामेंट तो है नहीं कि मुआवजा किया जाए उनका, उन्हें खुद अपना मुआवजा करना चाहिए, खुद अपना एहतसाब करना चाहिए कि इतने वाज़े रिमार्क्स के बाद सबसे बड़ी अदालत ये कह रही है, तो उनका क्या जवाज़ है बैठने का, छोड़ दें। वैसे भी वो तौसीफ पे चल रहे हैं। जी इरफान साहब, उसके बाद फिर वो सारा सिलसिला बाद फिर शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम रहे और पूरी पार्लियामेंट रही, उसने 16 मंथ्स एक्सरसाइज किया। सर, तो ये मुझे बताइए ना कि वो जो जिस मुआवजे की आप बात कर रहे हैं, ये इस 16 महीनों में क्यों नहीं हुआ? ये 16 महीने में इसलिए नहीं हुआ कि कल फैसला आया है ना। ये फैसला तो कल इतना वाज़ेह सदर के मुआवजे की बात अंदाज से आया है ना, उसी की बात कर रहा हूं मैं। ये तो कल का है ना सुप्रीम कोर्ट ने कि ये गद्दारी के मुतरादिफ है, तो मैं तो उसकी रोशनी में कह रहा हूं कि ये मुआवजा होना चाहिए। अगर निगरानों में कसबल है तो वो इनिशिएट करें, आगे चलता रहेगा मामला। अगर उनमें कसबल नहीं है और किसी में कसबल नहीं है, या कोई जब ये असेंबली डिसॉल्व हुई मौजूद नहीं है जो उस रिकमेंडेशन में भी तो पार्लियामेंट की तरफ थ्रू किया गया था मामला। कौन सा मामला? सर, ये सदर के हवाले से जो आप गद्दारी की बात कर रहे हैं, कासिम सूरी वाली जो रूलिंग थी, गालिबन उसका भी जिक्र किया गया था। नहीं, आप कंफ्यूज कर रही हैं बात को। कासिम सूरी की रूलिंग का तो एक अलग किस्सा था। ये मामला जो है ये है कि जब वजीर आजम, आइन ये कहता है कि जब नो कॉन्फिडेंस पेश हो जाती है तो वजीर आजम असेंबली नहीं तोड़ सकता। बड़े वाज़े शिकें हैं आइन की। इसके बावजूद खान साहब ने ये मुतालबा किया या लिख के दिया कि असेंबली तोड़ दो। सदर साहब ने अपना माइंड अप्लाई नहीं किया और एक गैर कानूनी इक़दाम का, गैर आइनी इक़दाम का हिस्सा बने और ऐसा गैर कानूनी इक़दाम किया जो आर्टिकल 6 में आता है। ये एक जज ने नोट जरूर लिखा था उस वक्त ये, लेकिन इस 3 रुकनी या 5 रुकनी बेंच जो कल बैठा हुआ था, उसके फैसले में तकरार के साथ, वजाहत के साथ, सराहत के साथ ये कहा गया। इसलिए मैं कहता हूं कि अब तो कोई गुंजाइश नहीं रह गई ना। अब तो उन्हें खुद मुहासबा अपना करते हुए चले जाना चाहिए। 5 साल से जायद शायद ही कोई शख्स सदर बन के बैठा हो। आमतौर पे तो सदर भी रुखसत हो जाते हैं बीच में, तो इनको अब 6ठा साल जा रहा है तो काफ़ी है। वो इन रिमार्क्स के बाद क्यों बैठे हुए हैं इस मनसब पे? ठीक सर, आगे बढ़ते हैं। अख्तर बेंगल साहब हुकूमत में आपके इत्तेहादी रहे हैं। इस वक्त वो कह रहे हैं कि पीडीएम की जो हुकूमत है वो एस्टेब्लिशमेंट की मदद से बनी है और साथ साथ शहबाज शरीफ साहब पर भी बड़ी तनकीद कर रहे हैं वो। आपके कमेंट्स इस पर सर? मेरा ख्याल है कि बेंगल साहब खुद भी उस हुकूमत का साथ देते रहे हैं, वजारत नहीं ली लेकिन उसके साथ ही रहे हैं, उसके इत्तेहादी रहे हैं। एक लिहाज से नज़रियाती हवाले से ही कह लें या सियासी हवाले से कह लें। दूसरी बात यह है किरण के, मैं एक चीज़ बताऊं, ये जो हुकूमत बनी थी अप्रैल में और मई में खान साहब ने ऐलान किया जी कि मैं पेशावर से एक जुलूस लेके और लॉन्ग मार्च लेके आ रहा हूं 25 मई को, जो वो तशरीफ़ भी लाए थे और वो किस्सा आज तक सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है तौहीन अदालत का। तो पीडीएम ने बशमूल पीएमएलएन और नवाज शरीफ और शहबाज ये फैसला किया कि हमें ये बोझ उठाने के बजाय इलेक्शन में चले जाना चाहिए। ये फैसला हो गया
उस वक्त आर्मी चीफ थे जनरल बाजवा, उनको कन्वे कर दिया गया जी कि हम मई में ये हुकूमत जा रही है मुस्ताफी होके, 3 महीने 90 डेज के बाद इलेक्शन हो जाएंगे। सदर को भी कह दिया गया। बहुत से लोग किरदार जिंदा हैं इस वक्त, ये खुद असद कैसर साहब या कोई जमात लीडर कह चुके हैं जी कि हमने सुनहरी मौके गंवाए। वो सुनहरी मौका था। खान साहब को कहा गया जी कि आप छोड़ दें ये धरने वरने, ये फैसला हो गया और कल पीडीएम ये ऐलान करने वाला। उन्होंने कहा जी पीडीएम की ऐसी तैसी, मैं तो आ रहा हूं 25 मई को और मैं इस्लामाबाद में खड़ा होकर ये ऐलान करवाऊंगा उनसे। वहां से कशमकश शुरू हुई। उन्होंने कहा जी कि अगर धौंस और धांधली करनी है तो हम बैठे हुए हैं, हम नहीं जाएंगे। तो ये सारा खेल जो गंद फैला हुआ है और जो इस वक्त तक अदम इस्तेकाम है, ये सारा वहीं उन्हीं के अनापरस्ताना फैसलों से फूटा हुआ है। उन्हीं की देखें, एक लम्हे के लिए आप गौर करें कि अगर वो अदम एतमाद की तहरीक के बाद, कामयाबी के बाद आते, अपोजिशन लीडर की सीट पे खड़े होकर तकरीर करते और कहते जी कि हेयर आई इमरान खान और मेरे साथ ये लोग हैं, 3 सीटों का फर्क था, और वो तिगनी का नाच नचा देते उस 15 रुकनी हुकूमत को, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दो कि वो बाहर चले गए। तो सारी ये बेहिकमती और कभी अदम एतमाद को नाकाम करने के लिए असम्बली तोड़वाना, कभी ये करना, कभी पंजाब असम्बली तोड़ना, कभी खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़ना, ये सारे उनके कारनामे जो हैं। और फिर 9 मई पे मुंताज हुए जब फ्रस्ट्रेशन इंतहा पे पहुंची कि ना कौमी असम्बली से इस्तीफा देने से बात बनी है, ना पंजाब से इस्तीफा देने से बात बनी है, ना खैबर पख्तूनख्वा से बनी है, तो चलो अब ये कंस्पायरेसी करते हैं, बाहर हल्ला गुला करेंगे, फौज में हलचल होगी, कमांडर इन चीफ जो आर्मी चीफ है वो चला जाएगा, नया आर्मी चीफ। ये कंस्पायरेसी 9 मई इसीलिए आया है कि उन्होंने हिकमत से फैसले नहीं किए। अगर वो हिकमत से फैसले करते तो शायद वो 10 दिनों बाद पीडीएम की हुकूमत पलट देते। अगर वो हिकमत का मुजाहरा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान सिद्दीकी साहब, हमेशा जब भी आप शो पर आते हैं तो सख्त से सख्त सवालात का जवाब भी बड़ा खुलकर देते हैं, खुलकर बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेरे एक और मोअज़्ज़ज़ मेहमान मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब मुझे स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुस्तफ़ा साहब, आप शाहिद खाकान अब्बासी साहब और मिफ्ता इस्माइल साहब, अभी कुछ दिन पहले तक एक नई सियासी जमात की आप लोगों की तरफ से बात की गई थी, बड़े ज़ोरों से बात की गई थी इनफैक्ट, लेकिन फिर बड़ी खामोशी हो गई इस मामले पर। क्या हुआ? क्या अभी प्रोग्राम कैंसिल हो गया है? नहीं, उस पर मुशावरत हमारी चल रही थी और हमारा यही ख्याल था दोस्तों के साथ मिल के कि ये किया जाए, एक पार्टी बनाई जाए, गुंजाइश मौजूद है। पिछले 3 सालों में हर जमात इक़्तिदार में रही है जी। अब जिस जमात का नाम लें वो पाकिस्तान में इक़्तिदार में रही है, लेकिन लोगों के मसाइल तो अपनी जगह पर है। डिलीवरी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकी। आज भी जो बयानिया है वो मजलूमियत पे है, डिलीवरी पे और लोगों के इश्यूज रिजॉल्व करने पे नहीं है। तो हम ये समझते थे कि इस वजह से एक गुंजाइश मौजूद है और उसके ऊपर हम आपस में मुशावरत करते रहे। और अब कुछ दोस्तों का ये ख्याल है कि इलेक्शंस के बाद होना चाहिए, वक्त बहुत कम है इलेक्शंस की प्रिपरेशन के लिए, और तो अब मोस्ट प्रॉब्ली अगर हुआ तो इलेक्शंस के बाद ही होगा। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए ये पोस्टपोन हो गया। देखिए, मैं तो पहले दिन से बड़ा क्लियर था कि मैंने इलेक्शन इंडिपेंडेंट लड़ना है। बाकी दोस्त भी सोच रहे हैं कि उन्होंने मोस्ट प्रॉब्ली इंडिपेंडेंट ही इलेक्शन लड़ना है। लेकिन इलेक्शंस के बाद अब क्योंकि गुंजाइश एक मौजूद है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। आप आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे और उसके बाद भी तहरीक इंसाफ में शामिल होने का कोई इरादा है या नहीं, अगर आप जीत जाते हैं तो? बिल्कुल भी नहीं। बड़ा कैटेगोरिकली कि मेरा बड़ा पहले दिन से ही एक तो था कि आज़ाद इलेक्शन कंटेस्ट करना है, और हार जीत तो अल्लाह ताला के इख्तियार में है, लोगों के इख्तियार में है। अगर इलेक्शन जीतता हूं तो मैं अपनी इंडिपेंडेंट पोजीशन मेंटेन रखूंगा। किसी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर कोई गुफ्तगू जो है वो लोगों के इश्यूज के मुतालिक नहीं है, लोगों की मुश्किलात दूर करने के मुतालिक नहीं है, रिफॉर्म्स के मुतालिक नहीं है। गुफ्तगू यहाँ पर सिर्फ मजलूमियत की है। मियाँ साहब का अगर बयानिया आप देख लें तो 2017 में मेरे साथ ज्यादती हुई। पीटीआई का बयानिया कि जी अभी हमारे साथ बहुत ज्यादती हो रही है, और बिलाशुबा हो भी रही है, लेकिन उसमें जो जहां पर आप उनका प्रोग्रेस उठाकर देख लें, उन्होंने 1 करोड़ नौकरी की बात की थी, 50 लाख घरों की बात की थी, आज उस पर तो कोई बात हो ही नहीं रही ना आप मियाँ नवाज शरीफ साहब को या मुस्लिम लीग नून को उनकी प्रोग्रेस के ऊपर जज कर रहे हैं। तो हमें इस गुफ्तगू से भी तो बाहर निकलना है, और सियासी जमातें इसीलिए इररेलेवेंट हो गई हैं
कि आज वो आम आदमी के साथ उनका ताल्लुक खत्म होता जा रहा है, उसकी जिंदगी से ताल्लुक खत्म होता जा रहा है। शाहिद खान अब्बासी साहब, मिफ्ता इस्माइल के साथ शुरू में लश्कर रईसानी भी रीमर्जिंग पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पर नजर आई थी, लेकिन अब दोनों को ही सियासी जमातों की जानिब से ऑफर्स हैं। तो क्या समझते हैं, आपसे या शाहिद साहब से इस बारे में कोई मशवरा हुआ है? देखिए, ऑफर्स तो सबको होती हैं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, हमारे यहाँ सियासत इस तरह की हो गई है कि अब जिस तरह बहुत सी जमातें ले ले, सब इलेक्टेबल्स के ऊपर उनके पीछे भागती हैं। फिर वो इलेक्टेबल्स इंतजार करते हैं कि आने वाले इलेक्शन में कि किस तरफ हवाओं का रुख है, और वो फिर उसको देखकर फैसला करते हैं। ऑफर्स तो होती हैं लोगों की जो अपने हल्कों में एक्टिव होते हैं, जिनका अपना कुछ 40-50 हज़ार वोट होता है। जी। लेकिन तो पॉलिटिकल पार्टीज रईसानी और मुफ्ता इस्माइल साहब, इनको जो ऑफर्स हुई हैं, देखिए, तो आप लोगों से कोई डिस्कशन हुई है? मिफ्ता भी कराची से इलेक्शन लड़ चुके हैं और अच्छे खासे उन्होंने वोट लिए, दूसरे नंबर पर उस वक्त वो आए, और उस इलेक्शन के बारे में बहुत से सवालात भी उठे कि जिस तरीके से वो इलेक्शन जीते थे। जी हाँ। फिर इसी तरह लश्करी रईसानी साहब क्वेटा में अपनी एक मजबूत हैसियत रखते हैं, कासिम सूरी साहब के मुकाबले में वो इलेक्शन लड़े और वहां से उन्होंने खातिर खा वोट लिए और फिर उनको इलेक्शन हराया गया। और फिर 3 साल कासिम सूरी साहब स्टे के ऊपर बैठे रहे कौमी असेंबली में, लेकिन कोई भी सियासी जमातों को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड नहीं है। सर, ये लश्करी रईसानी जा रहे हैं मुस्लिम लीग नून में और मिफ्ता इस्माइल साहब, मेरा नहीं ख्याल, इसलिए कि बड़ी हमारी डिटेल्ड गुफ्तगू हुई है, वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर सेंसिटिव हैं कि बलूचिस्तान के जो इश्यूज हैं उसके ऊपर कोई गुफ्तगू नहीं है, वो पॉलिटिकल पार्टीज की प्रायोरिटी में ही नहीं है। और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में हम जाते हैं तो वहां पर गुफ्तगू वो और चीज़ों पे करते हैं, हमें नज़रअंदाज कर देते हैं। तो ये एक बहुत जायज़ कंसर्न है, ये जायज़ कंसर्न है। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करेंगे। ये रईसानी के हवाले से आप बात कर रहे हैं, मिफ्ता इस्माइल मेरा अपना ख्याल है ये कि रईसानी साहब कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे। हाँ, इत्तेहाद, सीट एडजस्टमेंट्स ये तो हो सकती हैं, और इसी तरह मेरा ख्याल है कि मिफ्ता साहब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे, और सीट एडजस्टमेंट्स और किसी के साथ इलेक्टोरल अरेंजमेंट ये हो सकती है। ठीक सर, इलेक्शन की तारीख आ गई है, लेकिन किसी भी पार्टी की तरफ से जो है ना, वो लेवल प्लेइंग फील्ड मिलने के जो शिकवे हैं वो दूर नहीं हो रहे हैं। दूर होंगे भी या ऐसे ही चलेगा मामला? एक केक है, इक़्तिदार उसका नाम है, और सारे उसका हिस्सा लेने के लिए कि हमारे बेताब है। पीपल्स पार्टी के लिए भी लेवल प्लेइंग फील्ड होती, वो कभी गिला ना करते कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। अगर जो लोग इस्तेकाम में गए हैं वो इस्तेकाम में ना जाते, पीपल्स पार्टी में आ जाते। पीपल्स पार्टी की तो यही ख्वाहिश थी कि जनूबी पंजाब से कुछ लोग उनमें शामिल करा दिए जाए। अगर खैबर पख्तूनख्वा में परवेज खटक साहब अपनी पीटीआई पार्लियामेंटेरियन ना बनाते और वो लोग पीपल्स पार्टी में चले जाते तो लेवल प्लेइंग फील्ड की कोई गिलाई नहीं होना था। तो इसी तरह बाप के लोग जो हैं वो नून लीग में जा रहे हैं, तो लेवल प्लेइंग फील्ड का गिला एक पीपल्स पार्टी ने शुरू कर दिया। हमारी सियासत का अलमी कि लोगों के इश्यूज, लोगों के पास जाना, आप वो अहमियत ही नहीं रखते। आपको लोगों के पास जाने की जरूरत क्या है? जब फैसले कहीं और होने, बंद कमरों में होने, तो लोगों की तो वो अहमियत ही नहीं रही। तो इसीलिए सियासत तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की पावर पॉलिटिक्स के अंदर बदल चुकी है। ये हुक्मरान तबका लाताल्लुक हो चुका है मुकम्मल तौर पे अवाम के मसाइल से, पाकिस्तान के मसाइल से। आप मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी को डील का नतीजा करार देते रहे, और अभी जो चीज़ें आ रही हैं सामने, इलेक्शन की तारीख आती है कल, लेकिन मुस्लिम लीग नून को पहले से ही मालूम होता है कि इलेक्शंस कब होने हैं, फरवरी में होने हैं। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, डील तो है, अब इसमें तो कोई मेरे ख्याल से कोई शुकूक व शुबहात रह भी नहीं गए। अखबारात के अंदर इदारिये लिखे गए, इस हद तक इदारिये लिखे गए कि अगली आने वाली जो हुकूमत है वो किस नौयत की होगी, वजारत उज़्मा किसके पास होगी, सदारत का ओहदा किसके पास होगा। तो यही तो अलमिया है कि आप पूरी की पूरी जो सियासत है ओहदों के पीछे लगी हुई है, आप भाग रहे हैं। और मियां नवाज शरीफ साहब का बिलाशुबा पाकिस्तान की सियासत में एक बड़ा स्टैचर है, और वो भी एक इर्तिकाई अमल से गुजरे। उन्होंने भी मिसाके जमहूरियत फिर आखिर में आके उसके ऊपर भी दस्तखत किए, और उनकी काविशें शामिल थी उसके बनने में। लेकिन आज वो जो रास्ता इख्तियार करके वापस इक़्तिदार में आना चाह रहे हैं, इससे तो उनकी सारी सियासत की नफी होती है, उस सारी प्रिंसिपल पोजीशन की नफी होती है जो वो वोट को इज्जत दो के दौरानिया में जो गुफ्तगू किया करते थे, उसकी नफी करने के बाद तो फिर क्या पीछे सियासत रह जाएगी। थैंक यू सो मच। मेरे साथ मौजूद है प्रोग्राम में। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो एयरबेस पर हमला हुआ, मज़मूम मकासद के साथ आए थे, लेकिन हमले को नाकाम बनाया गया, जहन्नुम वासिल किया गया। ब्रेक के बाद तफसीली बात करते हैं इस पर।
प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ नाज़रीन। सफाक दुश्मन अपनी चालों से बाज नहीं आया, एक बार फिर अपने कारिंदों के जरिए पाक सरजमीन को निशाना बनाया। ISPR के मुताबिक आज अलसुब दहशतगर्दों ने एयरबेस में दाखिल होने की कोशिश की। पाक फौज के जवानों ने बर वक्त और मौसर जवाबी कार्रवाई की बदौलत 3 दहशतगर्दों को गेट पर ही हलाक कर दिया। इर्द गिर्द मौजूद दीगर दहशतगर्दों को घेरे में ले लिया। कुछ देर बाद दीगर दहशतगर्दों को भी जहन्नुम वासिल कर दिया गया। इस कार्रवाई के दौरान पहले से ग्राउंड 3 तैयारों को मामूली नुकसान पहुंचा। हमले में एक फ्यूल बाउजर भी मुतासर हुआ। हैरान कर देने वाली बात यहाँ यह है कि मियांवाली एयरबेस पर हमले से पहले ही भारत से चलने वाले कई सोशल मीडिया अकाउंट से मियांवाली में कुछ बड़ा होने की बातें शुरू हो गईं। और जब पाक फौज के बहादुर सपूतों ने दुश्मन की चाल को नाकाम बना दिया, उसकी साजिश पर पानी फेर दिया, तो फिर दुश्मन ने सानहा 9 मई की तस्वीर और फुटेजेस का इस्तेमाल शुरू कर दिया। इन फुटेजेस को आज के हमले से जोड़कर ये प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया कि एयरबेस पर बहुत नुकसान हुआ है। हालांकि जिन तैयारों को नुकसान पहुंचा वो पहले से अंडरग्राउंड थे और उन्हें भी ज्यादा नहीं बल्कि इंतहाई मामूली नुकसान पहुंचा है। यहाँ एक और चीज़ जो परेशान कर रही है कि वो ये कि हुकूमत ने गुज़िश्ता महीने गैर कानूनी महाजरीन को वापस भेजने का ऐलान किया और इसके साथ ही मुल्क भर में दहशतगर्दी की लहर शुरू हो गई। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में फोर्सेस को निशाना बनाया जाने लगा। गुज़िश्ता रोज़ पसनी से ओरमाड़ा जाने वाली सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर हमले में 14 जवान शहीद हुए थे। DI खान में धमाका भी 5 जिंदगियां निकल गया, 20 जख्मी हुए। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी की रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर 2014 के बाद मुल्क भर में एक महीने में दहशतगर्दी के सबसे ज़्यादा 99 हमले हुए हैं। गुज़िश्ता 9 माह की बात की जाए तो दहशतगर्द हमलों में 700 से ज़ायद पाकिस्तानी अपनी जानों से गए हैं और इन 700 में से 92% जानी नुकसान अफगान सरहद से मुत्तसिल सूबा खैबर पख्तूनख्वा और सूबा बलूचिस्तान में हुआ है। यानी यहाँ हफीज़ जालंधरी साहब का ये शेर परफेक्ट उतरता है कि देखा जो तीर खा के कमीगाह की तरफ अपने ही दोस्त साथ हो गई। इस पर बात करने के लिए मुझे वज़ीर दाखिला सिंध ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हारिस साहब, गुज़िश्ता रोज़ सर पसनी में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफ़िले पर हमला हुआ, फिर आज मियांवाली में एयरफोर्स के ट्रेनिंग एयरबेस पर हमला हुआ, कल ही डेरा इस्माइल खान में पुलिस वैन पर हमला हुआ और इससे पहले भी हमलों की एक मुसलसल कड़ी है जो कि हमारे सामने आ रही है। इन हमलों के पीछे आपको क्या कोई ख़ास टाइमिंग और कोई ख़ास वजह दिखाई दे रही है? बिल्कुल बड़ी क्लियर वजह है। देखें किरण, बात यह है कि रॉ उसी तरह एक्टिव है अफगानिस्तान में, NDS के साथ कोऑर्डिनेशन है। फिर उसके बाद वो ये जो जितने आपके दाइश का ग्रुप है, TTP है, देर ऑल इंटर, फिर BLA BLF, ये साइड सारा इकट्ठा हुआ है। TTP के और सप्रेंटेड ग्रुप्स आ रहे हैं। इशू ये है कि जब अमेरिकन जाते हुए इतना वेपन एम्यूनिशन छोड़ के वो उनके हाथ लगा रहे हैं। फिर रॉ इज कॉन्टिन्यूसली उसकी पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान में किसी लिहाज से भी अमन कायम ना हो, पाकिस्तान में बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट्स ना हो। जो हमने SIFC की बात की है वो ना चल सके, पाकिस्तान इकनॉमिक तरक्की ना कर सके, पाकिस्तान में इंतशार रहे, लोगों फौज में रवाम में दूरियां हो जाए, जो उनका नैरेटिव है, ये उनके डिज़ाइन है। अब बात ये है कि ये सोचने की बात है। फिर उसके बाद जब से हमने इलीगल इमिग्रेंट्स की बात की है तो आपने देखा कि किस तरीके से एकदम नई वेव आ गई, बिकॉज ये उनको सूट करता है कि इन्हीं के गाप के अंदर वो काफ़ी काम कर रहे थे। उनके स्लीपर सेल भी थे, इनके सहूलतकार भी थे, इनमें ब्रीडिंग प्लेसेस भी हैं। जाहिर है कि वहाँ लोग कम जाते हैं, पर्दा का एहतमाम होता है, वो चले जाते हैं। अब जब जाने की बात हुई है तो फिर इस वक्त ये इशूज खड़ा हो गया। बट लेट मी टेल यू, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल नासिम मुनीर और पूरी फौज ने उस लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ने तहैया किया हुआ है कि वी हैव टू नंबर 2 हमने तमाम ये जो गैर मुल्की तारकीन वतन है किसी भी मुल्क से, इट्स नॉट अगेंस्ट वन कंट्री, दे हैव टू गो, ताकि पाकिस्तान में हमें पता हो कि कौन सी जगह पर कौन रह रहा है, आइडेंटिफाइड हो और उसको हम बड़े आसानी से चेक कर सके। हमारी सिक्योरिटी एजेंसी जो है इंटेलिजेंस इतना काम करती है, 95, 96, 97% नेट पहले ही बस्ट कर देते हैं। बट ये इंसिडेंट होते हैं। लेकिन आज देखिए मियांवाली में से मेंटली तैयार थे, प्रोटेक्शन की थी, इसलिए सबको मार भी दिया और अल्लाह का शुक्र ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, यही बात मैं आगे करी। दहशतगर्द मार दिए जाते हैं, हमला नाकाम हो जाता है सर, मामूली से नुकसान पहुंचता है एयरबेस को। लेकिन अगर आप अदर साइड देखते हैं, यानी भारतीय जो एजेंसी है रॉ, वो एक झूठा प्रोपेगेंडा जिस तरह का कर रही है इस वक्त, 9 मई के वाकयात की फुटेजेस को भी इस्तेमाल किया जा रहा है बाकायदा तौर पर। मैं सोशल मीडिया पर देख रही थी, इसको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? आई थिंक ये तो उनका सोशल मीडिया पे उनका काम है। ये एक 4 का जो टोला है ना, ये नरेंद्र मोदी
अमित शाह, राजनाथ सिंह और अजीत डोभाल, ये हैं जो आरएसएस के खास तौर पे लीडर हैं, और ये गुंडा टाइप ग्रुप जो है ये उनको प्रिवेल कर रहे हैं। इनकी वही सोच है जो इजराइल के, तो इस पे उनका काम है कि किसी लिहाज से भी पाकिस्तान को इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं होने देना चाहिए। वजह ये है कि किरण यू नो कि हम एक इस्लामिक मुल्क हैं, हमारी फौज बहुत लड़का है, न्यूक्लियर मुल्क है, और अगर हमारी जियोस्टेटिक लोकेशन बहुत अच्छी, अगर हम इकोनॉमिक तरक्की करते हैं तो फिर हम फैसले अपने मुल्क के मफादात में करेंगे, एंड लोग दुनिया की आंखों में आंखें डाल के फैसले करेंगे। ये वो नहीं होने देते, इसलिए हमें फंसा। इसके आपकी तवज्जो है, मैं ये कहना चाहता हूँ पाकिस्तान के अवाम को, सोसाइटी को, प्लीज हैव ट्रस्ट इन आर्म्ड फोर्सेस। जो उनके नैरेटिव है फौज और अवाम को दूर कर मत होने दें। फौज अवाम के बगैर कुछ भी नहीं है। सब ने बड़ी दफा ये बात की है कि पाकिस्तान की मुसल्लह फौज, दे लव आवर पीपल ऑफ पाकिस्तान, वी आर टुगेदर meshed and we have to fight as a nation. इस नैरेटिव को हमने बीट करना है, इसलिए we need everyone to stand with us, and that is what is now happening. ठीक। अच्छा हारिस साहब, ये फरमाइए सर, क्या इन दहशतगर्दों को पाकिस्तान के अंदर से भी मुआवनत हासिल हो रही है? क्योंकि दम होते हैं लेकिन उसके बावजूद भी बाज नहीं आ रहे हैं। और अभी एक रिपोर्ट आई है, इसके मुताबिक नवंबर 2014 के बाद से अगस्त 2023 में सिर्फ एक माह में सबसे ज्यादा दहशतगर्दी यानी 99 हमले हुए हैं। इतने तवातुर से हमले बिना किसी सपोर्ट के तो मुमकिन नहीं है हारिस साहब। What is the reason why we are pushing गैर मुल्की तारकिन वतन को मुल्क से चले जाएं? This is one of the major factor. ये सब सहूलत करी यहाँ पर है, यही ब्रीडिंग प्लेस है, यहीं पर ये छुपते हैं, यहीं पे खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, और पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन किया जाता है। आई थिंक नाउ इज द टाइम कि पानी सर से गुजर चुका है। वी हैव टू डिसाइड कि पाकिस्तान फर्स्ट की बात जो हम करते हैं, सबसे पहले पाकिस्तान, हमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, इंडिया सॉवरेन स्टेट्स हैं, हम अपने हमारे अज़ाइम में हमारी अपनी नेशनल इंटरेस्ट है। वी हैव टू लुक आफ्टर आवर इंटरेस्ट। हम 1.4 मिलियन जो अफगान रिफ्यूजीज हैं रजिस्टर्ड हैं यूनाइटेड नेशन हाई फॉर रिफ्यूजीज में, उनको हम बिल्कुल टच नहीं कर रहे। वो हमारे मेहमान हैं। जो नादरा रजिस्टर्ड हैं वो भी हमारे मेहमान हैं। दे विल रिमेन विद अस टिल द टाइम यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर डिसाइड करते हैं। लेकिन जो इलीगल हैं, जो कोई पेपर नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं, आई थिंक दे हैव नो प्लेस इन पाकिस्तान। ये जाएंगे जिससे हमारे मुल्क के बहुत मसाइल हल हो जाएंगे, और ख़ास तौर पर टेररिज्म में 50-60-70% इस पर डाउन हो जाएंगे। सही सही सर, निगरान वज़ीर दाखिला ने गुज़िश्ता दिनों ये बताया था कि रवा साल 24 खुदकुश हमलों में से 14 में अफगान मुलव्वस थे, जिसके बाद फिर ये डिसीजन लिया गया कि जितने भी गैर कानूनी हैं इनको निकाला जाए, मुल्क बदर किया जाए, ये फैसला हुआ। तो क्या ये जो हमलों में एकदम तेजी आई है, इसकी एक वजह ये भी हो सकती है हारिस साहब? दिस इज व्हाट इज द प्रॉब्लम। आपके सामने है, ये जब से 2 महीने से फैसला हुआ है आपके सामने। अभी कुरंगी में हमने 5 डाकू मारे, उनमें से 3 जो थे ना देवर अफगान। अब ये ड्रग्स भी इस्तेमाल करते हैं, ड्रग्स से नशे में ये फिर क्राइम करते हैं, कभी ये स्नैचिंग करते हैं, कभी फिर घर घबराए होते हैं, नशे में फायर कर देते हैं, जख्मी कर देते हैं, कुछ मार देते हैं, स्नैचिंग करते हैं, डकैतियाँ करते हैं। तो ये आई थिंक जब हमने इसी के लिए किरम हमने कराची में क्राइम फ्री की कोशिश करें कराची करने के लिए, ड्रग को हम कंट्रोल कर रहे हैं, स्मगलिंग कंट्रोल कर रहे हैं, कच्चे में ऑपरेशन कर रहे हैं कि हम कम से कम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर लें। यही मेरी सबसे प्रायोरिटी, और यही चीफ आर्मी स्टाफ और हमारे चीफ मिनिस्टर ने, तो उन्होंने यही सबसे बड़ी डायरेक्शन दी कि हमने कराची को सेव करना है। सेफ सिटी के लिए हम अभी कैमरे जो पहले नहीं सारा फाइनल कर लिया है, 1 हफ्ते में हम स्टार्ट कर देंगे काम, और 4000 कैमरा लगा रहे हैं, और टोटल हमने कोई 12000 कैमरे लगाने हैं 1-1.5 साल के अंदर, विच इज़ नेसेसरी सर। कराची के लिए बहुत ज़रूरी है, कराची के को सिक्योर करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया हारिस नवाज साहब, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। गया इंशाल्लाह नाज़रीन से मुलाकात होगी कल। अपना और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए और फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।